आज एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। नैरेटिव ये कि देश भर में मुस्लिम विधायकों की संख्या कम हो रही है, खासकर तब से जब से सत्ता में बीजेपी आई है। ये नैरेटिव है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तो ऐसे में यह विषय और ज्यादा गर्म हो गया। असम में कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं, जिनमें से 18 मुसलमान थे और 1 हिंदू था। जिसके बाद AIUDF के चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताया। इसी बयान पर सफाई देते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा दावा करते नजर आए कि भाजपा ने मुस्लिम वोटरों को ठुकराया है, मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को ठुकराया है। मुसलमानों ने भाजपा जैसी तथाकथित मुस्लिम पार्टियों को भी ठुकराया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस को वोट दिया, ये बात उन्होंने कही। अब इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने इस दौरान एक डेटा दिया। दिक्कत देखिए यहां से शुरू हुई, जो कि वेरीफाइड नहीं है। वो डेटा ये भी स्पष्ट कर दें, ये कांग्रेस का राजनीतिक बयान था। पवन खेड़ा ने कहा कि देश में कांग्रेस के 664 विधायक हैं, जिनमें करीब 78% हिंदू हैं और 12% मुसलमान विधायक हैं। लगभग यही रेशियो यानी यही अनुपात इन समुदायों की आबादी का है, जो कि सच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें शर्म आती है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, ऐसी बातें हमें करनी पड़ रही हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया है। यही लोकतंत्र है और यही असल में सबका साथ सबका विकास है। मतलब कांग्रेस का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस समय एक और वामपंथी नैरेटिव सामने आया है, इस बीच वो भी जान लीजिए। देखिए, इसी बयान से जोड़कर यह दावा किया जाने लगा है कि सच में मुस्लिम विधायकों की संख्या कम हो रही है। देश में मुस्लिम विधायकों की संख्या 2013 के 339 से घटकर आज के समय में 280-82 रह गई है। ये गिरावट उन राज्यों में सबसे ज्यादा रही है जो चुनावी नजरिए से सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का लिया गया, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 19% के आसपास है और अब 403 सदस्यों वाले सदन में सिर्फ 31 मुसलमान विधायक हैं, जो पहले 63 हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल में यह संख्या 59 से घटकर 37 हो गई है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 19 से घटकर 11 और राजस्थान में 11 से घटकर 6 रह गया है। अब ये डेटा किसका है, इसका सोर्स क्या है, किसी ने नहीं बताया। कांग्रेस एक तरफ मुसलमानों का वोट भी लेना चाहती है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के आरोपों से बचना भी चाहती है। मतलब इनको कोई ये कह दे कि आप मुसलमान की लीग, जो मुस्लिम लीग पार्टी पाकिस्तान की है, वो बन चुके हैं, तो इससे उनको ऐतराज भी होता है। कांग्रेस के ही नेता रेवंत रेड्डी कह चुके हैं, कहते रहे हैं, उनके तमाम बयान हम देखते हैं कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। कांग्रेस को मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मिलती है, इस प्रकार की बातें हमने देखी हैं, कही भी गई हैं। राहुल गांधी केरल के मुस्लिम बहुल सीट से यानी वायनाड से जीतकर सांसद भी बने थे। अब उनकी बहन वहां से चुनाव लड़ी, जीती, वहां पे भी IUML की कृपा से ही वो जीते। लेकिन जो सच है उसे कोई नहीं बता रहा है। देश में मुस्लिम विधायक नहीं बल्कि हिंदू जनसंख्या के साथ साथ विधानसभाओं में हिंदू विधायक और उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। जी हाँ, ये चिंता का विषय, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। सेकुलरिज्म के नाम पर इस पर कोई चर्चा करता ही नहीं है। लेकिन कहीं बीजेपी जीत क्या गई? देश में कांग्रेस झूठ फैलाकर मुसलमानों का वोट पाने की साजिश रचने लगी है क्या? वामपंथियों और बड़े बड़े लेखकों से यह लिखवाया जाने लगा है कि 2014 से अब तक मुस्लिम विधायकों की संख्या घटने लगी है। लेकिन सवाल क्या है, उस पर आएंगे अब, ताकि इन सवालों का आधार बनाकर आज हम चर्चा कर पाए। पहला सवाल बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मुस्लिम विधायक कम होने का झूठ फैलाया क्यों? भाई, अगर झूठ नहीं सच बोल रहे तो सोर्स बता दीजिए, आंकड़े कहां से आप लेके आए हैं? क्या सच में कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है क्या? क्योंकि आरोप AIUDF के द्वारा लगाए गए हैं, इसकी भी बात होगी। कांग्रेस को 664 में 78 और 12% क्यों बताना पड़ा, यह भी समझेंगे आज। क्या मुस्लिम वोटों की कांग्रेस ही ठेकेदार है, मुस्लिम वोट की जागीर? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा देंगे, इंक्लूडिंग पवन खेड़ा के उन्होंने क्या कहा था असम के नतीजों को लेकर, AIUDF की तरफ से क्या कहा गया तो भी देख लीजिए, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते रहे हैं कि मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। प्रतिक्रिया देखिए। आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट, क्या है? 664 विधायक कांग्रेस
उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुझे बोलने में शर्म आती है। इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है, 21वीं शताब्दी। और कांग्रेस खत्म हो गया असम से। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत, ये कांग्रेस एक भी नहीं है, वहाँ भी वो मुस्लिम लीग के साथ है। कांग्रेस अकेली वहाँ पर भी नहीं है, केरलम में भी कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहारे है। कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का रहा है। आज केरलम में भी वो मुस्लिम लीग की बैसाख के ऊपर खड़े हैं। तो आपने देखा, हमने प्रतिक्रियाएं आपको दिखाई और आप पूरा मौजूद समझ गए होंगे आज की इस चर्चा का। दावा ये पवन खेड़ा कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों की संख्या कम हो रही है प्रतिनिधित्व के हिसाब से, और इसके पीछे वो जो आरोप लगा रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं उसको मुझे दोहराने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर आरोप AIUDF के द्वारा लगाए गए, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। गौरव वल्लभ का बयान भी हमने आपको अभी सुनाया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा इस बात की आज होगी कि खुद को सेकुलर दल कहते हैं, और अगर सेकुलर दल खुद को कहते हैं तो ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम 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 यही सुनाई दे रहा है। आज हम करेंगे इसकी बात। बता देते हैं कि हमारे साथ पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका हरगोविंद अरोड़ा जी। रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं। रतन जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हाजी नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाजी नाजिम आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू संगठन से हैं कपिल दीवाना जी, कपिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, पहली प्रतिक्रिया में आपकी ही लेना चाहूँगा। कांग्रेस खुद को सेकुलर दल कहती है और हर मंच पर आप लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े सेकुलर दल हैं। अगर इस तमाम सेकुलर दल कहते हैं आप अपने आप को, तो ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? आज ये नौबत क्यों आ गई है कि आपको बताना पड़ रहा है कि किसका प्रतिनिधित्व कितना है? मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात आप कर रहे हैं, ये बातें हो रही हैं कि 2013-14 के बाद आंकड़े जो हैं वो मुसलमानों के गिरे हैं प्रतिनिधित्व के हिसाब से। दूसरी तरफ AIUDF की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आपने जितने विधायक खड़े किए उनमें से 19 में से 18 मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग बन चुके हैं। किस प्रकार से देखा जाए इन आरोपों को और आपके इन आंकड़ों को जिसका कोई आधार नहीं है? सर्वप्रथम आशीष जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, राजनीति का खेल ही ऐसा है कि आरोप लगते हैं, आरोप झेलना पड़ता है। लेकिन सर्वप्रथम हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो हिंदू हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं, और तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या यूं कहें जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं। तो ये हिंदू मुसलमान के चक्कर से मैं चाहता हूं लोगों को बाहर निकलना चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे किसी और की पार्टी हो। देश की बात करनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इस देश की बात करती है, सभी धर्म की बात करती है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं। हम सेकुलर अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी धर्म सभी समुदाय को लेकर चलने वाले लोग हैं। सभी समुदाय सभी धर्म के लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। सभी के लिए काम करना कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। रतन जी, अगर बात यह है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, अगर बात यह है तो फिर आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम? क्या है ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है सर? अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी भाषण आपको याद नहीं, अभी हेमंता पे बात नहीं हो रही, अभी हम आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी पर आऊंगा और मैं हेमंता पे भी आऊंगा। लेकिन पहले ये इस पर जवाब दे दीजिए सर, ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म? आप तो यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर गए, उसका स्वागत है, लेकिन रेवंत रेड्डी का क्या, या इस प्रकार के तमाम नेताओं के नाम अगर मैं आपको बताऊं, पवन खेड़ा क्या जो अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असम के नतीजों पर ज्ञान दे रहे थे, उसमें उन्होंने जो आंकड़े रखे, इन सबका क्या, ये जरा बताइए। अब कौन आंकड़े रख रहे थे, कौन क्या कर रहा था, हम नहीं। लेकिन अगर आप मुझे कुछ कहेंगे, जबरदस्ती मेरे मुंह में कुछ डालेंगे, तो मैं तो बोलूंगा ही। तो ये कोई बात नहीं हुई।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके की बातें करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, वो मीडिया डोमेन में है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या रतन जी कि आफ्टर बीजेपी यानी 2014 के बाद से लेकर 2026 आज की डेट तक मुसलमान प्रतिनिधित्व कम हुआ है देश में? क्या आप भी वो बात मानेंगे जो पवन खेड़ा कह रहे थे? देखिए, मैं निश्चित तौर पे उनकी बात को मैं मानूंगा कि जिस प्रकार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे, उन्होंने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हिंदू कौम के लोगों को चुनाव में उतारा और सारे जीत गए। तो निश्चित तौर पे इस देश की आवाम को, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। अच्छा, हिंदू जनसंख्या के साथ में हिंदुओं का जो प्रतिनिधित्व घट रहा है, वो आप लोगों को नहीं लगता कि उस पर भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है? अगर जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें, मैं स्वयं चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को और देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी है, जितना प्रेम हम हिंदुओं से करते हैं उतना ही प्रेम हर कौम, हर जाति से करते हैं। तो आने वाले समय में आप देखना कि ठीक है, ओके। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है। एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीग बन चुकी है। किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या इसको कहा जाए कि ये डर फैलाने की राजनीति है मुसलमानों के अंदर, ताकि मुसलमान एकजुट होकर पुराने विकल्प की तरफ लौटे, यानी कांग्रेस की तरफ? एग्जैक्टली चल क्या रहा है? किस प्रकार से इसको आप लोग देख रहे हैं? हरगोविंद अरोड़ा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो देखना यह है कि मुस्लिम विधायकों की संख्या, कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है या मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है? कांग्रेस का विलाप यह है कि कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या घट रही है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं जी। कांग्रेस की परिस्थिति कमोबेश क्या है? मैं ये मुहावरा बोल रहा हूं, इसको अन्यथा कांग्रेस के प्रवक्ता ना ले। एक मुहावरा ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब कांग्रेस की परिस्थिति क्या हुई? जिन मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वो सत्ता की मलाई खाते रहे, तो जब मुस्लिम संख्या, अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में हमने एक छोटे से शहर में देखा, उनकी संख्या बढ़ गई तो वो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपना दल बना लिया। अब परफॉर्मेंस तो ये देंगे नहीं मुस्लिम प्रतिनिधि जीतकर। इनके जीतने के बाद क्या नारे होंगे? 15 मिनट आप हमें दे दीजिए। अब महाराष्ट्र में जहां उनकी एक कारपोरेटर जीत कर आई, उसने कहा सब कुछ हरा कर देंगे। तो सामान्य मुसलमान भी मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहता है, वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो भी विकास चाहता है। तो ये भी एक मूल कारण है कि देशभक्त मुसलमान, जो भारत का सच्चा मुसलमान है, वो उन प्रतिनिधियों को वोट ही नहीं देता, जिस कारण वो हार जाते हैं। और कांग्रेस की परिस्थिति क्या है कि अब इनका साथ तो वो लोग छोड़ गए, जब तक वो लोग अल्पमत में किसी इलाके में रहे, वो कांग्रेस के पीछे लग्गू लगे रहे। बाद में उन्होंने अपना दल बनाया और अपना रास्ता अलग देखा जी। अब कांग्रेस के लिए यही तो विलाप का विषय है। ठीक है, ओके। अरोड़ा जी, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ कपिल दीवाना जी भी हैं, उनका भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, उसके बाद मैं हाजी नाजिम में आ रहा हूं। कपिल दीवाना जी, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन हिंदू प्रतिनिधित्व का क्या? उस पर जानबूझकर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? क्योंकि अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो आपको हिंदुओं का आंकड़ा भी सामने रखना चाहिए कि आबादी के हिसाब से इस वक्त कितना प्रतिनिधित्व है और कितना होना चाहिए। इस पर जानबूझकर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? कपिल जी। देखिए, भारत देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कांग्रेस को 60-70 साल शासन करने का मौका दिया जी। हिंदू विधायक भी रहे, मुस्लिम विधायक भी रहे, लेकिन कांग्रेस के हाथ में सत्ता आने के बाद में हिंदुत्व का कोई कार्य न किया जाना, हमेशा हिंदू सनातन को तोड़ने का कार्य करना। आज जब हिंदू जागरूक हो गया और अपने विधायक चुनना है, आज भी देश के 4123 विधायकों में से 279 विधायक मुस्लिम हैं, लगभग 7% आबादी मुस्लिम विधायकों की है। और कांग्रेस की जो राजनीति करने की नीति रही है तोड़ने की हमेशा, तो आज जब इनकी जमीन खिसक गई है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, तो ये कहीं से अंतिम कोने में पड़े हुए इस मुद्दे को उठाकर ले गए कि मुस्लिमों की जो उपस्थिति है लोकसभा विधानसभा में वो घट रही है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट हाजी नाजिम का लूंगा, उसके बाद में मुझे ब्रेक लेना है। हाजी नाजिम जी, आप किस प्रकार से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इन आंकड़ों को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, 2013-14 के बाद तो ज्यादा कम हुआ है? किस प्रकार से आप लोग इसको देखते हैं बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर? हाजी नाजिम, संक्षेप में। हाँ आशीष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ आशीष जी, देखिए अभी आपने कांग्रेस की बात करी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब बीजेपी
जो पार्टी बनी थी उसमें सिकंदर बख्त का नाम हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे। अब बताइए, सिकंदर बख्त तो उस वक्त के दौर में थे जब बीजेपी पार्टी बनकर तैयार हुई थी। लेकिन आज बता दीजिए कौन मुस्लिम समाज का ऐसा नुमाइंदा है जो वहां पे भाजपा की तरफ से सांसद है, और कौन ऐसा नुमाइंदा है कि असम हो या आपका बंगाल हो, या आपका बिहार हो या आपका दिल्ली हो। बता दीजिए कितने बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिए ताकि मुसलमान, अभी एक बात कह रहे थे ना कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। तो देखिए हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क के वजीर आजम ने जो बात कही है सबका साथ सबके विकास से। और देखिए हाजी नाजिम खान मुल्क के वजीर आजम से बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि वो मुसलमान जहां पे वो रहते थे वहां मुसलमानों के यहाँ से ईद पे सिवई वगैरह भी आती। ठीक है, नहीं अब हो गया, अब तो ये हो गया, आपने भाई बीजेपी को आपने घेरा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या आप अपना माई बाप मानते हैं, ये भी जरा बता दीजिएगा। और क्योंकि कांग्रेस भाई, जहां तक आपने बीजेपी को घेरा, एक चीज समझ में आती है कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों को दे रही है, प्रतिनिधित्व दे रही है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक झूठे नैरेटिव की जिसको गढ़ा जा रहा है, शायद मुसलमानों को डराया जा रहा है उनके वोट बैंक को देखते हुए। आज हम इसी की बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगा कि हाजी नाजिम एक बार अपनी बात पूरी कर लें, और साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या आपको लगता नहीं है या क्या आपको महसूस नहीं होता कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और कांग्रेस पार्टी या तमाम क्षेत्रीय दल इसमें सबसे आगे हैं, इनको अपना रहनुमा माने क्यों बैठे हैं आप? हाँ आशीष जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस को माई बाप क्यों बना के बैठे हुए, बिल्कुल आपने ये कहा। देखिए हाँ देखिए, ना कांग्रेस मुसलमानों की माँ बाप है, ना बीजेपी है, ना अन्य पार्टी। इन सभी पार्टियों ने मुसलमानों के वोट लिए, भर भर के वोट लिए। अब वोट लेने के बाद क्या मुसलमानों को क्या दिया है इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है। अगर ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बताई गई थी, अगर उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के हालात दलित से बदतर नहीं होते। मैं आपको आर्टिकल 341 की बात करूंगा जो 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस आर्टिकल को बैन कर दिया था, जिसमें यह था अगर कोई हिंदू समाज से अगर नहीं है तो उसको आरक्षण है, अगर कोई मुस्लिम से अगर नहीं है तो उसको आरक्षण नहीं है, अगर कोई हिंदू धोबी है तो उसको आरक्षण है, और कोई मुस्लिम समाज से अगर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं है। तो मुसलमानों के हालात दलित से बदतर इसलिए तो हो गए, और मुसलमानों के अगर वही तो प्रॉब्लम है ना हाजी नाजिम, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आता ना, उसके बावजूद अब समझ नहीं आता। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि मुसलमानों ने जो क्षेत्रीय दलों में बट गए थे, अब उनके पास एक विकल्प कांग्रेस पार्टी बचेगी, इसलिए तो कहा जा रहा है कि भाई ये ममता दीदी के हारने से बीजेपी से ज्यादा खुश तो कांग्रेस है। वो उस इंतजार में बैठे थे कि उनको मौका मिले, मुसलमान वापस उनकी तरफ आए, और आप लोग वही गलती कर रहे हैं। ये भी तो एक अब बहुत बड़ा इसमें पहलू सामने आ रहा है। ठीक है, हरगोविंद अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब ये हाजी नाजिम बोल रहे थे सर, प्लीज अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में कपिल दीवाना जी आ रहा हूं मैं। हाँ सर, मैं दो बिंदुओं पे बात रखूंगा। हाजी नाजिम साहब जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय स्वर्गीय सिकंदर बख्त जी थे, मोहम्मद आरिफ बेग साहब भी थे, शाहनवाज हुसैन जी को भी कैबिनेट में अटल जी ने मंत्री बनाया, मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी मंत्री बनाया, और अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया। तो कृपया मुस्लिम स्कॉलर इसको भूले नहीं। दूसरे, अभी इन्होंने एक आरक्षण की बात की, नहीं मोदी जी ने भी तो बनाया, जहां तक मेरी जानकारी है। शहनवाज जी ये सब तो मोदी जी के कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे, मुख्तार अब्बास नकवी जी समय समय पर, और वो बिहार में भी मंत्री रहे, बिहार की गवर्नमेंट में जब वो एमएलसी रहे। तो मुस्लिम स्कॉलर आ रहा हूं हाजी नाजिम जाऊंगा। मुस्लिम स्कॉलर और कांग्रेस की व्यथा एक सी है, ये संविधान को ना बंद लहराते हैं, कभी खोल के पढ़ते नहीं। मुस्लिम स्कॉलर क्या भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते? बाबा साहब ने भारत के संविधान में जाति के आधार पे आरक्षण लिखा है, धर्म के आधार पे नहीं लिखा। तो जब इन्हें संविधान पे विश्वास नहीं है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, तो देश का संसाधनों का दोहन क्यों? आखिर आप चाहते क्या है कि संविधान के विपरीत जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए? धर्म के आधार पर दो राष्ट्र देश को दिए। नहीं हाजी नाजिम जी की वही तो समस्या है। देखिए आप जो बोल रहे हैं अभी भी वो बहुत व्याकुल नजर आ रहे हैं। दो राष्ट्रों में जाकर पूछा कि वहां हिंदुओं के लिए आरक्षण है? ठीक है, ओके। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रतन तिवारी जी भी हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, ये प्रतिनिधित्व की बात आप कर रहे हैं, आपको मुस्लिम लीग कहा जा रहा है,
आप अपने आप को सेकुलर कहते रहिए, आपको मुख्यमंत्री कहते हैं मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। आपके स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बाद में जब ये चीज़ें सामने आ जाती तो उस पर उनको ब्रीफ करना पड़ता है, तमाम चीज़ें हम देखते हैं। ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है और इसकी आवश्यकता पड़ क्यों रही है आप लोगों को इस प्रतिनिधित्व की बात करने की कि कितनी संख्या मुसलमानों की है, कितनी हिंदुओं की है, आवश्यकता क्या है? रतन जी। प्रकार अरोड़ा जी संविधान का जिक्र कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है लेकिन पढ़ती नहीं। ये रतन तिवारी ही संविधान लेके बैठता है, संविधान की बात करता है, संविधान पढ़ता है। ये कांग्रेस पार्टी और लोगों की बात छोड़ दीजिए। और मैं अरोड़ा जी के आपके चैनल पे कहता हूँ कि अगर संविधान, अगर ये जो अरोड़ा बैठे आपके चैनल पे, अगर ये संविधान को मानते हैं तो उनके पूछिए उनके कार्यालय में संविधान की बुक है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं लिखा है क्या कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है? संविधान में कहीं मुस्लिम आरक्षण है? वो पूछ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ संविधान रखे हैं क्या? अरे ये लोग संविधान को मानते नहीं, आप संविधान को मानते नहीं, ये अपने कार्यालय में संविधान की बुक रखे हैं क्या? वाले मुस्लिम मतदाताओं को भगाते रहे 75 आप बकाने का काम आप करते हैं, बकाने का काम आप करते हैं। मुसलमानों को समझ क्या रखा है आपने? मुसलमानों को समझ क्या रखा है? हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाओ, देश को बर्बाद करने का आप लोगों ने ठेका ले लिया है। अरे कौन सा गुनाह कर दिया हिंदू ने, कौन सा गुनाह कर दिया मुसलमान ने? अगर आप इस देश में, अगर आपको सत्ता सौंपी गई है तो आप काम करके दिखाइए। 2 करोड़ रोजगार की बात आप करते थे, 15 लाख देने की आप करते थे, अच्छे दिन की बात आप करते थे, महंगाई की बात आप करते थे, किसानों के एमएसपी पे बात आप करते थे। तो तमाम ऐसे मुद्दे आशीष जी, मैं चाहता हूं कि उस पे काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके इस देश को बांटने का काम ये नहीं, एक मिनट रुकिए ना। अरे रतन जी, ये बताओ, आपकी ये जो बदरुद्दीन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन गई है, तर्क ये दिया जा रहा है कि 19 विधायक जो आपके जीते हैं असम, उनमें से 18 मुसलमान हैं। या यही देश आप चाहते हैं कि ये 543 लोकसभा में से 543 ही मुसलमान सांसद बन जाएं? यूपी के 403 में 403 विधायक मुसलमान रहें, क्या यही चाहते हैं आप? और यही सेकुलरिज्म है क्या? क्योंकि बड़े आरोप रखते हैं, मुस्लिम लीग होने का आरोप बहुत बड़ा है। वो तो कहते भी है कि ये केरला में जो आपकी सरकार बन रही है वो मुसलमानों की कृपा से बन रही है, तो आपकी सरकार भी नहीं बनती वहां। और ये वायनाड से जो दोनों बहन भाई जीतते हैं उसमें भी मुसलमानों का योगदान ना हो तो कहानी खत्म है। देखिए, ये बताते हैं। मैं भी बता रहा हूँ ना कि नरेंद्र मोदी जी जिस बनारस से चुनाव जीतते थे 5 लाख 8 लाख से, आज वो 1 लाख 1.5 लाख वोट जीत रहे हैं, तो उनको तो हिंदुओं ने भी नापसंद कर दिया है। और रही बात वायनाड और आप केरल की बात करते हैं, मन के हार है, मन के जीते। अरे 1 वोट से जीत होती है ना। आप क्या बात कर रहे हैं रतन जी? कहाँ गलतफहमी पाले बैठे हैं आप? देश का प्रधानमंत्री हारते जीता है। गजब साहब, 1.5 लाख वोट का अंतर और आप कह रहे हारते जीता है। अरे राहुल गांधी जी का कितने वोट का अंतर है? अरे राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे सर, हार गए थे राहुल गांधी, हार गए थे अमेठी से। वायनाड भागे, वायनाड भागना पड़ा। वायनाड में बेकर ये IUML ना होती तो जीत ना पाते आप। आज इस समय लड़ जाता IUML के कैंडिडेट, वायनाड से जीत पाते राहुल गांधी। मुझे बताइए, अमेठी से के शर्मा कितने वोट से जीते, आप बता दीजिए। अरे भैया, के शर्मा किस वोट से जीते, अब वो उसकी बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं की बात हो रही है। हम राहुल गांधी जी जैसे देश के बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। के शर्मा कहाँ मोदी जी, कहाँ राहुल गांधी जी? अब के शर्मा ले आए बीच में। राहुल गांधी जी लगभग 4 लाख वोट से रायबरेली जीते हैं। बनारस में देश का प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीता है, आप उसे जीता। अरे भैया, उससे पहले 3 बार के लगातार सांसद है वहां के, है ये तो हाल है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चल रही है। आप 15 साल से सत्ता से बाहर हैं, ना जाने कितने साल बाहर रहने की अभी तैयारी है। इस प्रकार की भी बातें होती है कि 50 साल तक बीजेपी अब जाने वाले नहीं है। उन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ उसी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। और आपका सेकुलरिज्म गजब का सेकुलरिज्म है रतन जी, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दिखते हैं आपके सेकुलरिज्म में। ये भी बड़ा गजब का हिसाब है। और वो मुसलमान कहते हैं क्या, और मुसलमान भी ये मानने लगा धीरे धीरे कि हमारा तो कोई सगा है ही नहीं, हमको तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के तौर पर।
तो ये भी हम समझेंगे। तो क्या मुसलमान वोटों की ठेकेदार है कांग्रेस पार्टी? क्या ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं आई। इन तमाम चीज़ों को समेटते हुए 5 राज्यों के जो नतीजे आए, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं। और कपिल दीवाना जी काफ़ी देर से अपनी बात नहीं रख पाए हैं। कपिल दीवाना जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? आपने इतनी चर्चा सुनी, एक चीज़ ये भी बताइएगा, क्या मुसलमानों में राजनीतिक असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा रहा है? क्या शायद इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, उनको याद दिलाया जा रहा है कि भैया आपका तो प्रतिनिधित्व जीरो हो गया है? देखिए, आज जब कांग्रेस और अन्य हिंदू विरोधी पार्टी की जब जमीन खिसक रही है तो आज उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए जी। हाल ही में बंगाल में चुनाव हुआ और 42 के आसपास मुस्लिम विधायक चुनकर आए। उत्तर प्रदेश में भी 2022 में 34 एमएलए उपस्थित हैं इस समय। फिर भी ये मुसलमानों को इस प्रकार डराकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आज जब इनकी जमीन खिसक रही है तो कि मुस्लिम भड़क कर हमको हमारी जमीन देने का काम करें। ये कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही और आज इसकी ये स्थिति हो गई कि देश भर में ये 1-2 राज्य में सिमट कर रह गई है। और यदि इनकी मानसिकता नहीं बदली तो एक दिन इनके अध्यक्ष वगैरह सबको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम जी, एक चीज मुझे जरा समझाइए आप, मुसलमानों का विकास होगा किससे? प्रतिनिधित्व से होगा कि भैया आपको सारा प्रतिनिधित्व मिल जाए, एक चीज। दूसरी ये कि ये जो तमाम बातें होती हैं कि भाई मुसलमान हमारा है, मुसलमान हमारा है, मुसलमान हमारा है, मैंने आज तक नहीं देखा कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में घोषित कर दें कि ठीक है भाई 27 का चुनाव हम मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका ऐलान करके लड़ें, कोई बुरके वाली मुख्यमंत्री बनेगी, इस प्रकार का कोई ऐलान करके वो लड़े, क्योंकि मांग हो रही है। हमने कल भी इस पर चर्चा की कि ये मांग लगातार मुसलमान कर रहे हैं कि आप ऐलान करिए, उसके बाद में आप हमारा वोट लीजिए। दरी बिछाने के लिए मुसलमान का इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा क्या? ये बात कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद यानी इमरान मसूद जी ने कुछ दिन पहले कही थी कि कांग्रेस सिर्फ ये समाजवादी पार्टी को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था कि उनको समझना होगा कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, ये प्रतिनिधित्व की बात करना और सही में प्रतिनिधित्व देना, इसमें फर्क है। हाजी नाजिम, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमान को ठगा नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने सबसे ज्यादा किसने ठगा, सबसे कम किसने ठगा, अगर इस पे कुछ कह पाए आप तो। हाँ, देखिए, अभी आपने एक बात और कही थी, आपने कही थी कि मुसलमान जो है किसका है, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, मुसलमान जो सिर्फ और सिर्फ भारत का है। भारत को बेइंतहा मोहब्बत करता है, भारत का ही मुसलमान है। और रही बात ये पार्टी का, देखिए यहाँ पर मुसलमानों ने, बिहार का चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने भर भर के एनडीए को वोट दिया था, जबकि एनडीए में यानी कि बीजेपी की बात करूंगा। हाँ, सुन लीजिए, सीमांचल की बात है, सीमांचल में वोट दिया। हरगोविंद अरोड़ा जी मना कर रहे हैं, आपने दिया ही नहीं वोट, देते तो आपको टिकट भी मिलता। आप उनको टिकट इसलिए बीजेपी वाले नहीं देते क्योंकि आप उनको वोट नहीं देते हैं। अब बैती गंगा में आनंद लेना चाहे वजीर आजम तो खुद कहते हैं कि इनकी जबान पे अंकुश लगा नहीं सकते। ये तो मेरे प्यारे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट, लेकिन यहाँ पर अरोड़ा जी अगर मना करते तो कहीं ना कहीं। हाजी नाजिम जी, अब तो अभी ना मेरे, अभी सुनिए हाजी नाजिम जी, अभी मेरे प्रोड्यूसर ने एक आंकड़ा बताया है, वो कह रहे हैं पिछली बार जब असम में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया था लेकिन एक भी नहीं जीते, और जब नहीं जीते तो समझ में आया इस बार नहीं दिया टिकट, वो जो उनका बोर्ड वगैरह होता है मुसलमानों को सब भंग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप उनको भाव देते नहीं है और आप चाहते हैं कि जो है आपको टिकट बीजेपी भी देते रहे। अरे भाई, वो पता है उनको कि वो लड़ाएंगे, जीत पाएंगे नहीं मुसलमान। हाजी नाजिम को बीजेपी टिकट दे दे, हाजी नाजिम जीतेंगे ही नहीं तो क्या फायदा हाजी नाजिम को टिकट देने का? पार्टियां तो गणित पे चलती है ना कि इतने में उनका बहुमत आएगा, इतने में नहीं आएगा। आशीष जी, देखिए, हाजी नाजिम खान अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा तो इंशाल्लाह जीत के आएगा, आप मेरी फिक्र मत। बीजेपी के टिकट पर नहीं जीतेंगे आप, बीजेपी ने दे दिया तब नहीं जीतेंगे। देखिए, मैं कांग्रेस के टिकट पे भी जीत सकता हूं, मैं बीजेपी के टिकट पे भी जीत सकता हूं। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी जीत जाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो भैया 19 में से 18 विधायक तो मुसलमान है उनके असम में, वो जीत सकते हैं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत जाए ये मुझे नहीं लगता। हाँ, अब आशीष भाई देखिए, आपने थोड़ा समय और दे दीजिए। देखिए, हाँ, जल्दी से अरोड़ा जी आ रहा हूं। हाँ, देखिए, मैं 2024 की बात करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे अरविंद अरोड़ा जी हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2024 के आंकड़े में बता दीजिए कौन सा एक मुस्लिम को आपने मंत्री बनाया। सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ 2024 के अंदर। और रही बात यह थी कि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को भी जाता, कांग्रेस को भी जाता, सपा को भी जाता, बसपा को भी जाता, सबको मुस्लिम समाज का वोट जाता है। और रही बात है कि मुस्लिम समाज ने तो वोट दी है,
हर पार्टी को वोट दिया, लेकिन मुस्लिम समाज से कब तक दरी बिछवाएंगे? मुस्लिम समाज को कम से कम कांग्रेस से पूछिए ना, ये कांग्रेस से पूछिए भैया, कांग्रेस वाले दावा करते हैं आप जागीर है उनकी। हाँ देखिए, जागीर तो पूरे भारत की है मुसलमान। हाँ। मैं वही कहता हूँ, भारत की जागीर है पूरा मुसलमान। हरगोविंद अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हरगोविंद अरोड़ा जी। सर मैं हाजी नाजिम साहब जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के मूल में है भारत की मिट्टी में पैदा हुआ मुसलमान, वो भी मां भारती की संतान है, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना भारत के हिंदू का। और जहां इन्होंने कहा कि किसी को मंत्री नहीं बनवाया, जब स्वर्गीय अटल जी ने शाहनवाज जी को 2024 की बात करी है, तो अटल जी ने एक बात की थी, आपने एक सांसद चुन के दिया। हमने भाई साहब बीच में नहीं बोले ना, बात कर रहा हूं सर। भाई साहब आप सुन तो लीजिए, आप समझना ही नहीं चाहते, आप तो बहक रहे हो, देश को तो ना बहकाइए। एक सांसद चुन के आए सैयद शाहनवाज हुसैन, तो अटल जी ने कहा हमने एक को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, हमने 100% दिया। आप 100 चुन के भेजते, हम 100 मिनिस्टर बनाते। ये तो तय मुस्लिम समाज को करना है ना, लेकिन मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य क्या है कि उनको कभी सही नेतृत्व ही नहीं मिला। नहीं, इसलिए मैंने हाजी नाजिम से कहा आपको प्रतिनिधित्व चाहिए या शिक्षा रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, वो जरूरी है। मुसलमानों का उत्थान चाहिए, वो जरूरी है। सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है, उसके अंतर्गत आपको राशन भी मिलता है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मिलते हैं, हर योजना का लाभ भी मिलता है। बिना धर्म देखे तो फिर ये कैसे मान लें कि भाई आपको जो है इग्नोर किया जाता है? राशन बिल से लेकर तमाम चीजें। 10 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद कहते हैं मुझे देश में डर लगता है। नहीं, वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा आपके घर में भी जाता होगा हाजी नाजिम जी, और सबको मिल रहा है। हमारे गांव में तमाम मुसलमान उनको मिलता है। आशीष जी देखिए, अभी तक मैं मुस्लिम कौम को जिम्मेदारी के साथ कीजिए ना। सुन लीजिए अरोड़ा जी, भाई यहाँ पर जब यहाँ पर सरकार की योजनाओं की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य की जनता को उस योजना का लाभ देना, और केंद्र सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है जो उन्होंने योजना बनाई है राज्य के हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले। लेकिन अगर मुसलमानों के लिए आदर्श योजना कौन सी आपका दे रहे हैं वो बता दीजिए। हम तो कहते हैं कि वो जो मुसलमानों को आप योजना दीजिए, हिंदू भाइयों की योजना जब मिलेगी तो मेरा हिंदू भाई तरक्की करेगा, मेरा देश तरक्की करेगा। अरे भाई आप मुसलमानों की तरक्की के पीछे मत पड़िए। हम कहते हैं कि जो हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है, जो गरीब भाई उनकी तरक्की के लिए आप लोग गरीब कन्याओं की शादी, हमें तो मुल्क के वजीर आजम पे बड़ा भरोसा है। ये कैसा भरोसा है भैया, ये हाजी नाजिम ये कैसा भरोसा है? अरे हम तमाम ऐसे वायरल वीडियोस देखते हैं जिसमें तमाम मुसलमान महिलाएं, मुसलमान पुरुष लाइनों में लगे रहते हैं, वो राशन भी लेते हैं। उनसे जब पूछा जाए तो कहते हैं भैया नहीं, लाभ तो हम लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे भाजपा को। ये किस प्रकार की मोहब्बत एक तरफा जो आप चाहते हैं हाजी नाजिम? ये भी बड़ा गजब के साथ। नहीं आशीष जी देखिए, जो बात आपने कही है ये बातें एक नैरेटिव सेट करके फैलाई जाती है। अरे हमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है भैया बयान, हम फील्ड में गए, हमने पूछा है, जवाब मिला है हमको। हम आयुष्मान योजना नहीं लेंगे। आशीष जी, मेरे मुल्क के वजीर आजम तो मुस्लिम बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानते हैं और कहते हैं कि मुझे तो मुस्लिम समाज के वोटें मिली है। मेरे मुल्क के वजीर आजम का बयान है। और देखिए, मैं तो अपने मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात पे आंख मीच के विश्वास करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन सुरक्षित है ठीक है। रतन तिवारी जी मुझे आप ये बताओ, ठीक है हो गया नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हाजी नाजिम जी, आप अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और मोदी जी का विरोध भी करेंगे। वोट भी नहीं देना है, वोट कांग्रेस पार्टी को देना है, समाजवादी पार्टी को देना है, उधर तेजस्वी को देना है, इधर ममता दीदी को देना है, लेकिन जो है लाभ सारा लेना है और गाली भी देनी है। ये भी बड़ा गजब का हिसाब है। ये बताइए, हाँ ठीक है रतन तिवारी जी ये बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मौके का फायदा उठाकर मुसलमानों में ये राजनीतिक असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि तुष्टीकरण वाली नीति कामयाब हो आपकी? ये 2029 को लेकर कुछ अलग मेगा इवेंट है, कोई बड़ा प्लान है तो बताइए जरा, अगर कुछ शेयर करना चाहें आप तो थोड़ा बहुत। आशीष जी, आप लोग एक चीज भूल गए, उत्तर प्रदेश में सौगात-ए मोदी ईद, जब ईद का त्योहार चल रहा था तो मुसलमानों को मोदी जी ने गाजे बाजे के साथ सौगात-ए मोदी की तो नहीं देना चाहिए था क्या? अरे नहीं देना चाहिए था क्या? अब सुनते ही नहीं आप। मैं कह रहा था कि आप भूल गए। क्या हिंदुओं ने कौन सा गुनाह कर दिया था? हिंदुओं ने कौन सा गुनाह कर दिया था? अब बताइए ना, हिंदुओं ने कोई गुनाह कर दिया था? होली दीपावली को उन्होंने क्या नहीं मिलता क्या होली दीपावली में? आप बताइए ना,
क्या बात अरे कर रहे हैं हिंदुओं के वोट आपको चाहिए, लेकिन आप खुश तो मुसलमानों को करते हैं हाँ। और सवाल कांग्रेस से पूछते हैं। तो आप इतना डर क्यों जाते हैं? ये राजनीति कौन असुरक्षा कर रहा कांग्रेस है? पार्टी में क्यों आ देखो, गई है? इस पे आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि अरे हम आपको हर जो चीज पे एक बोलेंगे, आप नहीं इवेंट बोल करने पाएंगे के भैया। लिए, एक ऐलान करने के लिए जो मौका मिला था, कांग्रेस पार्टी ने, रतन तिवारी ने उस पे हवा निकाल दी। अब मैं आपको बोलता हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है एक्सपोज। अब आप हवा और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। अपने आप को सेकुलर कहते हो और 19 में से 18 विधायक आपके मुसलमान होते हैं। IUML के साथ में आप केरला में सरकार बनाने जा रहे हो, आप अपने आप को सेकुलर कहते हो सर। प्रॉब्लम ये है कि आप सुनते ही नहीं है। अरे हम सब सुनते हैं, लेकिन आप उसमें जो है माहौलबाजी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये पूरा देश देख रहा है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का कौन कर रहा है? मंदिर मस्जिद की राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, अब ये आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करने की आवश्यकता क्या थी बताओ आप? देश में क्या आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय होगी? अगर ऐसा तो शतपथियों को होना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? सेक्युलरिज्म की बात नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप बताइए ना, मैंने जो सवाल पूछा आपसे भी पूछ रहा हूँ, बीजेपी से भी पूछ रहा हूँ। देश को भैया सुन लीजिए रतन जी, देश को हिंदुओं ने गुनाह कर दिया, देश को बांटने वाली सोच नहीं चाहिए हमें। हमको किट नहीं मिल रही है मोदी की। अरे देश को बांटने वाली सोच नहीं चाहिए। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले बांटते, बांट आप रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करके बांट आप रहे हैं। पवन खेड़ा बांट रहे हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबाने में लगा हुआ है। वो आरोप लगा रहा भैया होली को मुझे भी मिलना चाहिए, हरि गोविंद अरोड़ा को भी मिलना चाहिए। भाई दिवाली और होली पे किट तो मिलना चाहिए। हिंदुओं का सिर्फ वोट चाहिए आपको। गजब है। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की देन, 1984 का दंगा कांग्रेस की देन। ये कहते हैं कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कपिल जी। वोटों की चोरी हो जाती है, ईवीएम चोरी हो जाती है। रतन तिवारी से कहना चाह रहा हूँ, हिंदुओं को सब कुछ मिल रहा है। आप अपनी चिंता कीजिए। आज के इस युग में अरे भाई आप अपनी चिंता करिए, आपको क्या मिला? मुझे बस इसका जवाब रतन तिवारी दे दीजिए। इस मुद्दे पे लौटते हुए घर में राशन नहीं, इसको क्या मिला उसमें नहीं जाएंगे अभी, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने ये विषय रेज किया है। कपिल जी एक मिनट ये बताइए मुझे रतन तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग की संज्ञा दी गई है, इस संज्ञा को किस प्रकार से देखते हैं ये बताइए। हालात को देख के मुझे लग रहा है बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी मोदी की AIUDF के तरफ से जो कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन चुकी है। अब बताओ, बेचारे की मजबूरी है कि मोदी की चाटुकरता करना। अरे तुम हिंदू संगठन से जुड़े हो, मैं भी हिंदू हूँ। देश की बात करो, मुद्दे की बात करो, देश किस तरफ जा रहा है उसकी बात करो, किस तरफ जाना चाहिए उसकी बात करो, देश को क्या करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। तो पवन खेड़ा फिर ये बात क्यों करके गए कि मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो गया है? जरूरत क्या थी? पवन खेड़ा नहीं बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी बोल रही थी। यानी कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाहते हैं कि पवन खेड़ा जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उन्हें गजब कत रही है। नहीं, घटती हिंदू आबादी पर कोई बात नहीं करेगा। नहीं, घटती हिंदू आबादी पर और हिंदुओं की आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व कम है, ये बात करने की हिम्मत आप नहीं दिखाएंगे। बस तुष्टीकरण करना है भाई, मुसलमानों को मूर्ख बनाना है, दरी बिछाना है, उनका वोट लेना है। तो अब ये तमाम चीजें हैं वो खुलकर सामने आ गई है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। देश को बांटने वाले नेता नहीं चाहिए कि इनका प्रतिनिधित्व इतना है, इनका इतना है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने विकास के एजेंडे को रखिए आगे कि आप क्या करेंगे, उस पर वोट मांगिए। लेकिन ठीक है, वो कुल मिलाकर चीजें हैं ना, वो खुलकर सामने आ भी जाती है समय दर समय। आपको ये बताना पड़ता है कि हम सेकुलर हैं, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करता है। ठीक है, मेरे पास आज समय सीमित था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आपका। कपिल जी आपका बहुत आभार, हाजी नाजिम आपका, रतन तिवारी जी और डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी आप सभी का बहुत आभार। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।